इंस्क्रिप्शंस एंड मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स। जो लोग ये कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ राजा रानी की कहानियां हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि बहुत ऐसी वस्तुएं भी इतिहास में हैं, ऐसी जानकारी भी इतिहास में है जो साइंस से बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है। तो न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र जिसे हम कहते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मुद्रा शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, पुरातात्विक स्रोत है जो हमें जानकारी देता है बहुत यानी कि आप मान के चलिए कि उस समय के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उस समय की जो है प्रमुख फसलें, उस समय के हालात, जो बहुत एक्सटेंसिवली हमें जो जानकारी प्रदान करता है वो न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र से होती है। अब वो कैसे होती है, अब उसकी बात करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी समय सोने के सिक्के प्रचलन में थे। अब गुप्ता पीरियड की बात कीजिए या कनिष्क की बात कीजिए, कुषाण काल की बात कीजिए, जहां राजाओं ने सबसे पहले बहुत सारे सोने के, स्वर्ण के सिक्के जो हैं वो प्रचलन में आए। तो उस समय हमें यह पता लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत थी। सिक्के हमें तांबे के, चांदी के, प्रोटीन के और सोने के तो मिलते ही हैं, बहुत सारे ऐसे सिक्के जो हैं प्राप्त होते हैं। पंचमार्क, आहत सिक्के भी प्राप्त होते हैं। पंचमार्क मतलब कुछ सिंबल्स सिक्के पर जोर से जो है पंच कर दिए जाते थे और वो सिक्के जो हैं, अब डबल पंचमार्क कॉइन भी हैं। अगर आप बात करें तो एक राजे ने दूसरे राजा को अगर जीता तो उस समय उसने उसके सिक्कों पर अपनी मोहर जो है लगा दी और उस मोहर को हम डबल पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं। ये भी इतिहासकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है सोर्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। सो न्यूमिस्मेटिक्स में अगर हम बात करें कि सिक्कों से उनके राजवंश, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कल्चरल इंफॉर्मेशन आदि हमें जो है वो प्राप्त होती है। तो सिक्के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातन समय के इतिहास को जानने के लिए। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी धातु से पता जो हमें चल जाती थी। अब जैसे गुप्तकालीन सिक्के हमें मिलते हैं, स्वर्ण के सिक्के हैं, और उनमें जो समुद्रगुप्त है वो वीणा लेकर बैठे हैं, तो हमें पता लगता है कि वो कल्चरली कितने एडवांस थे। उस समय वो म्यूजिक का आनंद जो है वो लेते हैं, वो वीणा बजा रहे हैं। तो ये बहुत जो चीजें हैं, कुमार देवी के सिक्के जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, तो इसलिए, और लिच्छवी राजवंश की है, और इसलिए हमें कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए सिक्के। आज भी अगर आप सिक्के ध्यान से देखें तो उस पर जो अंकित होगा चीजें हैं, तो पुराने सिक्के जो हो जाते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जिन्हें कमेमोरेट किया जाता है। इवेंट्स हैं जो 100 साल पुरानी कोई इवेंट्स थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए वो सिक्के पर अंकित कर दिया जाता है। तो हमारे लिए ऐतिहासिक तौर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो सिक्के या न्यूमिस्मेटिक्स जो है हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो हम सोर्स की बात कर रहे हैं वो मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एपिग्राफ्स है। एपिग्राफ्स या एपिग्राफी जिसे हम जो है वो कहते हैं पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफ्स क्या होते हैं? बहुत सारी वस्तुओं पर राजाओं द्वारा अंकित किए गए संकेत, संदेश, हम उनको एपिग्राफ्स कहते हैं। अब जैसे हमें बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं मौर्यकालीन, जो शिलाओं पर गुदवाए गए हैं, अंकित किए गए हैं। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पत्थरों पर लिखे हुए ये अंकित किए हुए पुरालेख बहुत समय तक सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे ही ताम्र पत्र अभिलेख भी मिलते हैं जो तांबे के पत्रों पर अंकित किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे, अब ये अभिलेख है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जो आज की एग्जाम्पल है आपकी, आप देख सकते हैं जाके उसको। वो है मेहरौली स्तंभ लेख। अगर आप कुतुब मीनार जाएं तो उसके कॉम्प्लेक्स में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो है वो एक स्तंभ जो बनवाया गया, लोह स्तंभ, उसके ऊपर जो अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब ये जो सोर्स हमें प्राप्त होता है, वो जो स्तंभ लेख है, वो जो स्तंभ है, पिलर है, लोह धातु का बना हुआ है,
लेकिन उसको वो रस्ट फ्री है, आज तक उसको जो है जंग नहीं लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। सो एपिग्राफ जो हैं वो बहुत तरह के प्राप्त होते हैं। जब अशोक की बात करें तो अशोक जो है उसने बहुत सारे शिलालेख जो है वो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे शिलालेख जो है उनका निर्माण किया है। क्योंकि अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद उसने बहुत यात्राएं की और अपने बच्चों को भी श्रीलंका, जैसे संघमित्रा को भेजा श्रीलंका में, और महेंद्र अपने बेटे और बेटी को भेजा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं। अब अशोक लुम्बिनी जाता है बौद्ध दर्शन के लिए, उनके स्मारक दर्शन के लिए। स्मारक अभिलेख भी हैं जिसकी रचना तब की गई कि यहाँ पर अशोक जो है आए और उन्होंने दर्शन किए। तो अगर हम बात करें सरकारी आदेशों के लिए भी, जो अशोक ने आदेश देने थे लोगों के लिए, जो आदेश थे, जो उनके ऑफिशियल्स के लिए जो आदेश थे, वो सारे उस पर अंकित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में हमें अभिलेख जो है वो प्राप्त होते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, बहुत सारे मंदिरों को जो भूमि दी गई, उनके नाम जो लिखे गए ताम्र पत्र अभिलेख है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी अनुदान के रूप में, उसको अग्रहार कहा जाता था। और अग्रहार के भी हमें बहुत सारे जो हैं वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभिलेख, प्रशस्ति पत्र जिसे हम कहते हैं। सो प्रशस्ति पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो संरक्षणकर्ता की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। अब जो पैटर्न है जिसने आपको संरक्षित किया है, जैसे कोई राजा, महानतम राजा है तो उसने आपको संरक्षित किया है, तो उसके प्रशंसा में जो लिखा जाता है उसे प्रशस्ति पत्र कहा जाता है। उनकी विजय, उनकी बहुत सारी जो तारीफ जो लिखी जाती है वो उसमें जो है काम आती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसने जो है बहुत मेहनत कर अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले उजागर जो हमारे साथ किया। अब रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें दूसरी शताब्दी के दौरान लिखा गया ये अभिलेख, और संस्कृत में हमें प्राप्त होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हमें जानकारी उस समय की मिलती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे सती स्टोन्स एंड नायक स्टोन्स, हीरो स्टोन्स भी हमें मिलते हैं। इन पर उनके जो है प्रशंसा के रूप में या उनके बारे में जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब प्रशस्ति पत्र की जब हम बात कर रहे तो कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट हमें सोर्स के रूप में प्राप्त होता है। इलाहाबाद स्तंभलेख, ये भी प्रशस्ति पत्र है। और चालुक्य राजा पुलिकेशन दूसरे का ऐहोल शिलालेख शिला में गुदवाया गया है। भोज का ग्वालियर शिलालेख, शक शासक रुद्रादमन का जूनागढ़ गिरनार शिलालेख, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सोर्स है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने एक झील बनवाई थी गिरनार में, और उस झील, सुदर्शन झील उसका नाम था, उसकी जो रिपेयर हुई इस समय, उसके बारे में जानकारी हमें जो है वो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारे पल्लव, चालुक्य और चोल राजाओं द्वारा जो भी अभिलेख जारी किए गए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम आते हैं बहुत सारे ऐसे धार्मिक जो, जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसे जैसे अजीविक जिन्हें संप्रदाय ऐसे थे, धार्मिक संप्रदाय जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनके बारे में जानकारी हमें ऐतिहासिक रूप से इन अभिलेखों से प्राप्त हो जाती है। और कला, वास्तुकला, साहित्य के बारे में भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स इसमें ऐड करते हैं वो है स्मारक या मॉन्यूमेंट्स। अब स्मारक या मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स या स्मारक। अब स्मारक या ये मॉन्यूमेंट्स क्या है? बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हमें प्राप्त हुई हैं, सिर्फ प्राचीन भारत में नहीं, अगर बात करें तो आज भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो हमें प्राप्त होती हैं जो स्मारक के रूप में
प्रिजर्व की जाती हैं। जैसे बहुत सारी हुमायूं का मकबरा और ताजमहल और कुतुब मीनार, ये भी आधुनिक भारत में हम जिन्हें देख सकते हैं, ये स्मारक हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी उस समय की वास्तुकला, कला और साहित्य के बारे में हमें बहुत जानकारी प्रदान करते हैं। उनके जो भी जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है उससे हमें बहुत मदद मिलती है इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल जो है बड़ा, मामल्लपुरम की रथ टेम्पल जिन्हें हम कहते हैं, जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, चेन्नई के पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है जानकारी उनके बारे में, उनकी वास्तुकला के बारे में हमें यहाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो लास्ट इसमें जो ऐड करेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है विदेशियों का वृत्तांत या फॉरेनर्स अकाउंट्स। अब फॉरेनर्स अकाउंट्स में क्या आता है कि वो बहुत सारे ऐसे विदेशी राजदूत या बहुत सारे ऐसे विदेशी इतिहासकार जो भारत में आए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारत के बारे में जो लिखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ग्रीक एम्बेसडर मौर्य साम्राज्य में आए, जिसमें मैगस्थनीज है, डायनोसियस है, डायमेक्स है। ये जो फिलोसफर्स इंडिया में आए, भारत में उस समय आए, और इन्होंने भारत के बारे में जो जानकारी लिखी, और जैसे मैगस्थनीज की बुक इंडिका जो हमें असली में नहीं प्राप्त होती है, लेकिन उसके सब पार्ट्स जो लिखे गए, उससे रेफरेंस लेके लिखे गए वो पार्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें पता लगता है किस प्रकार उसने जो है भारत के बारे में लिखा है। कई ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट भी होती है, जैसे मैगस्थनीज 7 जातियों की वर्णन का अपना अपने लेखों में वर्णन करता है, लेकिन 7 जातियां वो किस श्रेणी से, व्यापारिक श्रेणियों की बात कर रहा है, व्यापार के संदर्भ में उन श्रेणियों का जिक्र कर रहा है, तो इसमें भी बहुत सारी जो है हमें अलग चीजें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। अब टॉलेमी ने जो है ज्योग्राफी एक ग्रंथ लिखा, भारत के बारे में लिखा, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारियां भी हमें जो इसमें प्राप्त होती हैं। कई यात्राएं जैसे चीनी फिलोसफर द्वारा की गई हैं, जैसे फाहियान है, ह्यूनसांग है, इत्सिंग है। फाहियान गुप्त काल में आए, ह्यूनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए, और जो है इत्सिंग भारत आए। तो इन्होंने इन सब ने जो जानकारी, जो वर्णन भारत का किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए कि उस समय भारत में क्या क्या प्रथाएं प्रचलित थी, भारत का इतिहास उस समय कैसा था, वो सारा हमें इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और इतिहासकार, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है अल बेरूनी, जिसने बुक लिखी तहकीक के हिंद। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में। अल बेरूनी का भारत भी कई बार कह सकते हैं हम, क्योंकि उसने जो वर्णन किया भारत के बारे में, महमूद गजनी के समय वो भारत, गजनवी के समय वो भारत आए और उन्होंने भारत की यात्रा की, भारत के ओरिजिनल सोर्सेज, ओरिजिनल भाषा में स्टडी किए, और उसके बारे में जो अपना वर्णन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत के रूप में उनकी बुक जो है, किताब जो है, हमारे पास पाई जाती है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे जो है, मैं कुछ नाम पढ़ के आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे मिनहाज और सिराज, जिसकी किताब थी तबाकात नासिरी, और अबुल फजल, जिसकी किताब थी 2 किताब, आइन अकबरी और अकबरनामा जिसे हम कहते हैं, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, और मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जिसकी बुक है गुलशन इब्राहिमी, और निजामुद्दीन अहमद, तबाकात अकबरी। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, किताबें हैं, विदेशी वृत्तांत हैं जो हमें मिले, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए, जिन्होंने यहाँ यात्राएं की और उसके बाद अपनी जो जानकारी है वो लिखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के रूप में हमें प्राप्त होती है। एक किताब मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, वो भी एक ग्रीक लेखक द्वारा, अनोनिमस ग्रीक लेखक द्वारा लिखी गई है। उसका नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट एक यात्रा विवरण है, जिस समय हमें भारत के बारे में उस समय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार थे ये सारे पुरातात्विक स्रोत जिनके बारे में हमने आज बात की, और इन पुरातात्विक स्रोत से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में हमने जाना। भारतीय इतिहास लेखन में जितने महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, उससे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत भी हैं।
both sources are most important, we can say, to reconstruct the Indian history. So अगर आपको भारतीय इतिहास की रचना या उसके बारे में जानना है तो इन स्रोतों का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में जो है हम बातचीत करेंगे. धन्यवाद.